नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत। 3 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है। 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी पे उसको भेज दिया जाता है, लेकिन ठीक उससे पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती 25 ऐसे बड़े नाम देती है, एक लिस्ट देती है जो शायद इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेशन से जुड़े हैं, जो ड्रग्स लेते होंगे, सप्लाई करते होंगे, खरीदते होंगे या फिर बेचते होंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि वो कौन से ऐसे 25 बड़े नाम हैं। क्या ऑलरेडी हम उन्हें जानते हैं या कुछ नए नाम इसमें जुड़ने वाले हैं? क्या उनसे पूछताछ की जाएगी, समन्स और नोटिस देके उनको बुलाया जाएगा, उनके घर पर जाके अधिकारी पूछेंगे, या कोई कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सवाल अब यह भी है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा ड्रग का मामला अब ठंडे बस्ते में चले जाएगा, या फिर ये भी अभी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ड्रग्स आते कहाँ से हैं, किन रास्तों से गुजरते हुए आते हैं, कौन इन्हें कंट्रोल करता है? क्या अब भी जिस तरह से कई सालों पहले कई बड़े फिल्मी कलाकार अंडरवर्ल्ड और दाऊद से डर के मारे उनका हर काम करते थे, क्या अब भी वही सिलसिला जारी है? क्या अब भी पूरा ड्रग्स का जो पूरा कनेक्शन है बॉलीवुड में, क्या अब भी अंडरवर्ल्ड और दाऊद की गुर्गे कंट्रोल करते हैं? ये कई ऐसे सवाल है जिनको हम टटोलने की कोशिश करेंगे, कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश करेंगे और कुछ सच्चाइयाँ हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड और बल्कि अब तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी ड्रग्स के बगैर जी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले, इन बातों को जानने से पहले, आपके सामने एक रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। यदि मेरी बातें ठीक लगे आपको, मेरी जानकारी आपको सही लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में कई ऐसे मुद्दों पर मैं आपको लगातार इस तरह के शोज देते रहूं। अब बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल ये है अब कि रिया चक्रवर्ती ने कौन से ऐसे नाम दिए हैं, किन फिल्म स्टार्स के नाम दिए हैं जिन पर अब एनसीबी अपनी गाज गिरा सकती है। जो डेटा इस वक्त मेरे पास है, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है कि जब रिया चक्रवर्ती एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास स्टेटमेंट देने जाती है तो उनसे उनका मोबाइल ले लिया जाता है। शौविक चक्रवर्ती का लेते हैं, सैम्यूल मिरिंडा का मोबाइल भी ले लेते हैं, दीपेश सावंत का भी ले लेते हैं, और रिया चक्रवर्ती का भी मोबाइल ईडी के पास जाता है। और ईडी के पास एक अच्छी खासी फॉरेंसिक विंग है, यानी कई ऐसे अधिकारी हैं जो मुंबई के ईडी ऑफिस के अंदर फोरेंसिक जांच करते हैं, और उन्होंने उस तमाम जो व्हाट्सएप चैट हुए थे उनकी क्लोनिंग की, सभी मोबाइल्स की क्लोनिंग के बाद पिछले 2-3 सालों का पूरा कॉन्वर्सेशन का जो पूरा डेटा था वो पूरा खंगाल के निकाल लिया, और सारे कॉन्वर्सेशन के आधार पे कई ऐसे नाम उन्होंने एनसीबी को शेयर किए। यानी जो डेटा या जो भी नाम इस वक्त नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास मौजूद है वो 2 सोर्सेस से आए हैं। एक ईडी से आया है और दूसरा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान उन्होंने और नाम खंगाल लिए होंगे। जो नाम इस वक्त जो सोर्सेस बता रहे हैं, ये सोर्सेस बता रहे हैं, ये नाम की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पुष्टि खुद एनसीबी कर सकते हैं। और यदि इन कलाकारों के पास समन्स अगर जाते हैं, नोटिस जाते हैं, अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तभी जाके ये इस बात की पुष्टि होगी। लेकिन जो नाम उड़ते हुए आ रहे हैं वो नाम जरूर लेना चाहूंगा। आदित्य पंचोली, उनके बेटे सूरज पंचोली, करण जौहर, एकता कपूर, विकी कौशल, सोनम कपूर, दिया मिर्जा, जैकलीन फर्नांडिस, अनुराग कश्यप, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में ऊपर आते हैं। यदि आपने कंगना रनौत का इंटरव्यू देखा होगा तो कुछ दिनों पहले एक निजी चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू में 4 नाम और लिए थे। रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और एक बार फिर विकी कौशल। ये 4 नाम लिए थे, बल्कि ये तो कहा था कि आप इनके ब्लड सैंपल लीजिए, आपको उनके खून में ड्रग्स मौजूद मिलेगा। ये नाम सामने आए हैं और हो सकता है इनमें से सभी नाम को जा सकते हैं समन्स, या इनमें से कुछ लोगों को समझ जा सकते हैं और पूछताछ आगे हो सकती है। अगर आप एक और चीज ध्यान देना है कि जितने भी दो ड्रग्स सिंडिकेशन से जुड़े हुए लोग थे जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, उनकी तस्वीर सलमान खान के साथ भी देखी गई,
कई और बड़े कलाकारों के साथ देखी गई। क्या इसमें सलमान खान होंगे, ये हमें नहीं पता। क्या इसमें और भी बड़े नाम होंगे, वो हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में और भी इस पे बातें साफ होती जाएगी। इससे पहले लगातार कई ऐसे बड़े कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने माना कि हम ड्रग एडिक्शन से गुजरे थे और हम रिहैब में गए, हमने सब मेडिकेशंस किया, उसके बाद अपने आप को हमने ठीक किया है। कई ऐसे नाम हैं जिसमें एक है रणबीर कपूर, और जो रिहैब्स में जा चुके हैं। संजय दत्त, जो जिनका पूरा इतिहास ही ऐसा है कि जब उनकी माताजी नरगिस कैंसर से पीड़ित परेशान मौत से जूझ रही थी, तब संजय दत्त अपनी माँ के बगल में बैठने की बजाय वो जो वॉशरूम में जाके ड्रग्स ले रहे थे। ये खुद उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बात कही है कि किस तरह से पीड़ित थे ड्रग्स को लेकर, लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने वो लत छोड़ दी है। कई और नाम इसमें अभी सामने आ रहे हैं। हनी सिंह, जो पिछले कई महीनों से ऑलरेडी गायब हो चुके थे, उनके यो हनी सिंह के जिन नाम से जाना जाता है, लेकिन वो रिहैब में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। बीच में जो सबसे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे माना जाता है कपिल शर्मा, वो खुद रिहैब में काफ़ी महीने रह चुके हैं, वो इससे पीड़ित थे। सूरज पंचोली का नाम एक बार फिर आ रहा है, जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया था एक इंसिडेंट के बाद। गौरी खान का नाम इसमें आ रहा है, एक लिस्ट जो सामने आ रही है उसमें कि भी जो अपने आप को ड्रग एडिक्ट्स के तौर पे मानते हैं और कई जगह पे वो इस विवाद में पड़ चुके हैं, जिसमें गौरी खान भी पड़ चुकी है, क्योंकि ये जो पब्लिक डोमेन में जो खबर है कि बर्लिन में यानी विदेश जाते समय उनके पास ड्रग्स पाए गए थे जिनको एयरपोर्ट पे रोका गया था। फरदीन खान, जो रिहैब्स में अपने आप का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। प्रतीक बब्बर यानी स्वर्गीय स्मिता पाटिल के बेटे और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर, जो पहली फिल्म उन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद ड्रग्स की उनकी ऐसी आदत पड़ी कि भाई वो उसके लत में पड़ गए थे। मनीषा कोइराला, ममता कुलकर्णी, अगर थोड़ा और पीछे जाए तो परवीन बॉबी, रवीना टंडन। दो ऐसे कलाकार हैं, विजय राज, जो एक विलन के तौर पे कई बार आते हैं, उनको एक बार कहीं रोक लिया गया था, ड्रग्स उनके पास दुबई में रोक लिया गया था, जो रेड हैंडेड पकड़े गए थे वो। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि हाल ही में जो गिरफ्तारी हुई थी एजाज खान, ये बंदा एक ऐसा है कि जो अगर आप देखें अपने बोल्ड अवतार के लिए जाना जाता है, बल्कि एक वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, वीडियो बनाते हुए पीछे सुशांत सिंह राजपूत उनको कंपनी दे रहे हैं। तो एजाज खान नवी मुंबई में गिरफ्तार हुए थे पिछले साल। उनके पास काफ़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई थी। ये दिसंबर के आसपास का महीना है जब ड्रग्स की सप्लाई काफ़ी तादाद में बढ़ जाती है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम होता है। तो ये कई ऐसे नाम हैं। आप सोचेंगे फिर नाम कौन सा नाम बचा अब इसमें, तो इस अधिकतर, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने कंगना रनौत का इंटरव्यू अगर देखा होगा तो उस इंटरव्यू में कंगना रनौत ने यह आरोप लगाया कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स पे टिका हुआ है। हालांकि कई लोग इसे नहीं मानते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूं। रिया चक्रवर्ती ने नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि 80% लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं। 80 है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन लोग लेते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्यों ड्रग्स पे ये लोग टिके हुए हैं। तो कई ऐसे बीच में रिपोर्ट्स आई है जिसमें कई पत्रकारों ने अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत की कोशिश की, एंटरटेनमेंट की दुनिया से, या फिर जो होटल मैनेजमेंट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पब्स ओनर्स हैं, तो उनसे सबसे बात की। क्योंकि ये जो पॉश इलाका होता है मुंबई में, ये मुंबई का जुहू या फिर खार, बांद्रा, पाली हिल, वर्सोवा, लोखंडवाला, जोगेश्वरी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां फिल्म जगत के लोग या टेलीविजन जगत के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके आसपास ये ड्रग्स सिंडिकेशन काफ़ी स्ट्रांग रहता है, उनका नेटवर्क काफ़ी मजबूत रहता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये बात जरूर कही है और मानी भी है कि बॉलीवुड अब ड्रग के बगैर नहीं जी सकता। एक रैपर है जिसका नाम है हार्डकॉर, पंजाब की रहने वाली है। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में एक बात कही है, इंग्लिश में उनका स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इट वॉज ओके टिल गांजा, इट वॉज ओके टिल गांजा वॉज इन थिंग, नाउ डेज द इंडस्ट्री मैक्सिम इज इफ यू डोंट डू कोक
you aren't cool. So doing drugs has become a show-off factor. Cocaine, after all, is an expensive drug. ये बात हार्डकोर रैपर ने मानी है कि भाई आजकल बॉलीवुड की पार्टीज ड्रग्स के बगैर रह नहीं सकती है। एक डीजे है जिनका नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रग्स आर इजीली अवेलेबल इन मुंबई। इस पे मैं बाद में आऊँगा किस तरह से अवेलेबल है वो। एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म के ओनर हैं जिनके काफ़ी पब्स हैं इन तमाम इलाकों में जो मैंने आपको नाम दिया। उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है, यू कैनॉट हैव प्राइवेट पार्टीज इन बॉलीवुड विदाउट ड्रग्स, इंडस्ट्री नोज अबाउट इट। यानी आप बॉलीवुड में अभी नाइट लाइफ या बॉलीवुड में पार्टीज अब ड्रग्स के बगैर हो ही नहीं सकती। ड्रग्स आर स्प्रेड आउट ऑन अ लार्ज टेबल एंड द बिंगिंग वुड स्टार्ट। यानी ड्रग्स को आप एक टेबल पर सब रख देते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रग्स रख देते हैं और उसके ऊपर फिर अपने अपने सेवाएं शुरू हो जाती है कि भाई जो जैसा ड्रग्स को ले सकता है। कोकेन रूल्स दिस डेज एंड इवन स्मोकिंग पॉट इज ऑल्सो कॉमन, सो आर वीड एंड हैश। यानी 4 ड्रग्स का इसमें नाम लिया गया है, कोकेन, स्मोकिंग पॉट, वीड एंड हैश। तो ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोकेन अब काफ़ी ट्रेंडिंग में है बॉलीवुड में। यानी कोकेन अगर आप नहीं लेते तो आप कूल बंदे नहीं हो, बड़े स्टाइलिश बंदे नहीं हो जब तक आप ड्रग्स नहीं लोगे। यही बात की है इस कन्नड़ की माफ़ कीजिएगा, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पे आरोप लगाते हुए एक नाम है माधवी लता, जो पहले एक्ट्रेस थी अब पॉलिटिशियन हो गई है। उन्होंने यही कहा है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अब आप इसे इस तरह की जांच की बहुत ज़रूरत है ताकि क्योंकि ये पता चले कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी अब ड्रग्स पे टिके हुए हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी तकरीबन 62 ऐसे फिल्म पर्सनालिटीज़ थे जिस पे SIT ने ये तमाम फिल्म कलाकार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के थे और SIT ने इन सभी से पूछताछ की थी। यानी ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, इससे पहले ही पिछले साल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये कंट्रोवर्सी आ चुकी है और अब हाल ही में 2 गिरफ्तारी हुई है, संजना गलवानी की और रागिनी द्विवेदी की। ये दोनों ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यानी ये आरोप ये है इन दोनों पे कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को ड्रग्स सप्लाई करती थी लड़कियां। तो आप सोचिए अब सिर्फ कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, टॉलीवुड और साथ साथ में साउथ के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है वहां तक एक ड्रग्स का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। यानी हर कलाकार, हर इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लोग अब ड्रग्स पे टिके हुए हैं। हालांकि एक जो प्रोड्यूसर है विवेक अग्निहोत्री, जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्होंने ये बात कही है अपने स्टेटमेंट में कि 90% यानी 90% इज इनकरेक्ट जो क्लेम कर रही है कंगना। बट येस, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड A-listers कंज्यूम ड्रग्स एंड दिस इज अ फैक्ट। यानी वो खुद मानते हैं A-listers, यानी आप समझ सकते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं कि बॉलीवुड में A-listers कौन कौन से नाम हैं। ये सभी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं। अब रहा एक और सब फिर नेक्स्ट सवाल उठता है कि क्यों लिया जाता है, क्या इससे क्या फ़ायदा होता है जब सबको पता है कि ड्रग्स लेने से आपके हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी मेंटल कंडीशन बिगड़ सकती है, तो इतना कूल दिखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यदि बॉलीवुड में टिके रहना है, बॉलीवुड में काम हासिल करना है, बॉलीवुड में अगर यदि फेम हासिल करना है, पैसा कमाना है, तो आपको ड्रग्स का सेवन करना जरूरी हो जाता है। चाहे वो आपके आप उससे पसंद करें या ना करें, वो एक कंपल्शन बन जाता है। चाहे बल्कि जो छोटे कलाकार होते हैं, जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं मुंबई में एक सपना लेके कि हम फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम करेंगे, एक बड़े ऐसा बढ़िया एक्टर बनेंगे, उसके बाद सुपरस्टार्स बनेंगे, या या फिर आजकल जो एक लाइव स्ट्रीमिंग या तमाम जो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और तमाम जितने भी अभी ये ट्रेंड शुरू हो चुका है उसमें भी अगर रोल मिल जाए तो ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ कुछ पॉकेट्स में या आपको सिर्फ स्ट्रगलर्स ही दिखाई देते हैं, खासतौर पे वर्सोवा, लोखंडवाला, जोगेश्वरी, पाली हिल, ये इस जगह पे आपको यही सब लोग मिलते हैं जहाँ कॉफ़ी शॉप में या फिर जहाँ उनकी मीटिंग्स होती है या जिम में या आसपास के जिम में, जहाँ यही चेहरे आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अब यदि आगे इन सभी डेटास को अगर देखा जाए तो ये अधिकतर लोग ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स पे टिके हुए हैं।
क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद जो छोटे लोग होते हैं, जिनको अच्छे रोल नहीं मिलते हैं या वो स्ट्रगल करते हैं, तो वो ड्रग्स को प्रोक्योर करते हैं और फिर वो बड़े कलाकारों को, बड़े जो ए लिस्टर्स या बी लिस्टर्स और सी लिस्टर्स, जितने भी लिस्टर्स के नाम हैं, उन तक सप्लाई करते हैं और उन तक ड्रग्स पहुंचाते ही इस उम्मीद में कि शायद वो उनसे खुश हो जाएंगे और उनको अपने नेटवर्क में ले लेंगे और अपने गैंग में ले लेंगे और उनको फिर काम देना शुरू कर देंगे। तो एक ये रीजन होता है। जो जो टॉप ए लिस्टर्स होते हैं वो क्यों करते हैं? वो तो ऑलरेडी इतने सुपरस्टार्स हैं कि करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक फिल्म के करोड़ों लेते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, तो उनके लिए क्या जरूरत है ड्रग्स की? लेकिन नहीं, ये स्टाइल स्टेटमेंट होता है। बड़ी बड़ी जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो पार्टीज होती है वो ड्रग्स के बगैर नहीं हो सकती है, तो ये पूछा जाता है कि ये आपके इस पार्टी में ड्रग्स है? नहीं है तो हम नहीं आएंगे। तो ये कुछ एक ट्रेंड ऐसा शुरू हो चुका है कि भाई पार्टीज तभी होगी जब ड्रग्स अंदर होंगे। तो ये कितना सिलसिला चलता रहेगा, इसका जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ दिनों के लिए कंट्रोल होगा, लेकिन कुछ चीजें कभी कंट्रोल नहीं होती है, यह जहां तक सच्चाई है। नेक्स्ट सवाल उठता है कि आखिर ये ड्रग्स आते कहाँ से हैं? भाई ड्रग्स तो आते हैं, दो तीन रूट्स हैं। एक तो विदेश से ड्रग्स इंपोर्ट होके आता है, लेकिन वो अधिकतर एयर रूट यानी हवाई रूट से नहीं आता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे कस्टम्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो अधिकतर सड़क के रास्ते से या फिर रेलवे के रूट से वो ड्रग्स आते हैं आपके शहरों तक। और कई जगह, कई बार तो साउथ में यानी चेन्नई की तरफ से ड्रग्स अगर सी रूट से आते हैं, सी रूट से ये कि भाई वहाँ के अगर सी पोर्ट्स पे अगर कस्टम एक्टिव ना हो तो वो तुरंत अंदर आ जाते हैं और अंदर फिर वापस वो रोड और रेलवे का रूट पकड़ के आपके शहरों तक पहुंच जाते हैं। बाहर से काफ़ी अच्छा खासा इंपोर्ट होके आता है, रेट अच्छे खासे हैं, मैं आपको इसके नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। लेकिन ये पहुंचता है मुंबई और गोवा, ये दो ऐसे टॉप सिटीज़ है जहां ड्रग्स पहुंचते हैं। मुंबई इसलिए कि मुंबई का परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ लोगों के पास पैसा अपार है। यानी अगर ड्रग्स यहाँ कोकेन आपको 7,000 रुपये प्रति ग्राम बिकता है, जब न्यू ईयर आता है दिसंबर के महीने में डबल हो जाता है, यानी हर एक ग्राम आपको करीब 10 से 15,000 रुपये में मिलेगा। यही रेट्स अलग अलग ड्रग्स का है। मैं आपको रेट्स भी बता दूं कि जो रेट्स की जो डेटा है, हाल ही में कुछ दिनों पहले एक इंडिया टुडे ने एक अच्छा सा स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें जो ड्रग पेडलर्स है उनका स्टिंग ऑपरेशन करके कई सच्चाइयाँ उन्होंने निकाली थी। कुछ जो रेट्स है मैं उन्हीं को कोट करना चाहूँगा जो इंडिया टुडे ने दिखाया था कि 7,000 रुपये प्रति ग्राम कोकेन का रेट चल रहा है। एमडी 1,700 से 2,000 प्रति ग्राम का रेट चल रहा है। विड 4,000 से 6,000 प्रति ग्राम का रेट चल रहा है। इसमें भी क्वालिटी पे डिफर करता है कि इंडियन क्वालिटी है, यूएस का माल है, तो वो डिफर करता है। अब इसका नाम भी अलग अलग है। आप सोचिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ड्रग्स ऐसे आप ये खुल के नहीं ले सकते कि भाई कोकेन दे दीजिए मुझे, हशीश दे दीजिए मुझे, गांजा दे दीजिए, नहीं, सबका नाम होता है। पिछले साल तक इन ड्रग्स के नाम बॉलीवुड के कलाकारों के नाम पे थे, यानी कोकेन रणवीर सिंह, अफीम यानी कंगना, मुझे कंगना दे दीजिए, मुझे रणवीर सिंह दे दीजिए, मुझे संजय दत्त दे दीजिए। तो आप सोचिए कि भाई क्या मांग रहा है, तो वो ड्रग्स के नाम होते हैं। तो लेकिन इस वक्त जो नाम चल रहे हैं वो है, कोकेन का नाम है बाजीराव, एमडीएमए का नाम है मस्तानी, एलएसडी का नाम है दलाई लामा, हशीश द्रौपदी या फिर शिव दर्शन। तो हर साल कोड नेम्स बदल जाते हैं। और इस इंडस्ट्री में यदि धंधा करना है आपको, तो आपको कोड नेम बदलते रहने पड़ेंगे, आपको चेहरे बदलते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। रेट्स ऑलमोस्ट मोरलेस उतने ही रहते हैं ये। अब ये जब मैंने जैसे कहा कि मुंबई में आता है, मुंबई में परचेजिंग पावर बहुत अच्छा खासा है। यहाँ कलाकार है जिनके पास पैसा अपार है और वो बॉलीवुड की पार्टीज में जिनको ड्रग्स चाहिए, पब्स में ड्रग्स होते हैं, अलग अलग रूप और रंग में होते हैं, तो वो उसमें वो खरीदते हैं। तो मुंबई एक ये भी कहते हैं ड्रग माफिया का डैन भी बन चुका है। मुंबई की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। अगर दिल्ली में जाएं तो दिल्ली में नाइट लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, कई और शहरों में नाइट लाइफ नहीं होती है। अब कोरोना काल में जहां लोग अपने घर में हैं, तो वहां ड्रग्स कैसे पहुंचेगा?
तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहां अब भी नाइट लाइफ काफी अच्छी है, इलीगल तरीके से अभी डांस बार चलते हैं, अभी भी डिस्को चलते हैं, अभी भी ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तो अभी भी कई होटल और पब्स अभी भी चलते हैं जहां ये बहुत ही इजीली तरीके से ड्रग्स वहां तक पहुंच जाते हैं। और इसका एक अच्छा खासा पूरा मोडस ऑपरेंडी है कि कौन लेके आता है। एक किसी स्कूटर पे कोई बहुत ही बुजुर्ग सा व्यक्ति, जो बूढ़ा सा व्यक्ति, आपको लगेगा कि भाई तो बड़ा बुजुर्ग है, ये क्या करता होगा, तो बल्कि वो अपने साथ लेके आता है। वो आपको किसी गेट पे किसी को सप्लाई करता है, उसके बाद पब्स के अंदर जो बंदे होते, जो काम करने वाले होते हैं, वो अंदर तक पहुंचाते हैं। वो कई 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 हाथों से गुजरते हुए ड्रग्स जाता है। तो एक एक बहुत ही अच्छा खासा मोडस ऑपरेंडी बना हुआ है। क्या अंडरवर्ल्ड इसे अब भी कंट्रोल कर रहा है? इसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। अंडरवर्ल्ड आज भी कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे जो सोर्सेस है, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में कहें, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में कहें, या फिर DRI में कहें, एंटी नारकोटिक सेल्स है, या फिर कस्टम्स में, ये तमाम जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है या ऑथोरिटीज़ है जो 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 इस देश में ड्रग्स पे नज़र रखती है, उनके माने तो अंडरवर्ल्ड अब भी कंट्रोल कर रहा है। दाऊद इब्राहिम की टीम अब भी काम कर रही है, लेकिन दाऊद अब खुद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि उनके गुर्गे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी हर साल जो चेहरे बदलते हैं, वो अब इसे कंट्रोल कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था, ये पब्लिक डोमेन में आपके पास है, एक 1980s में इकबाल मिर्ची नाम का एक बड़ा गैंगस्टर था, दाऊद का खास बंदा था वो। 1980s में वो गिरफ्तार, एक बार पकड़ा जाता है 600 केजी हीरोइन के साथ। कस्टम उसको पकड़ लेती है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं होते हैं, तो वो बच जाता है, पकड़ से निकल जाता है और वो लंदन की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद वो आज तक कहीं पकड़ा नहीं गया था। हालांकि लंदन में एक दो बार उसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई पकड़ा नहीं गया। तो यानी इकबाल मिर्ची नाम का जो गैंगस्टर, जो दाऊद का खास था, जो 2013 में उसकी मौत होती है लंदन में, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन 1980 से लेके आज तक, यानी 2020 तक अंडरवर्ल्ड का बहुत अच्छा खासा कंट्रोल, या फिर रहे पूरा जो नेटवर्किंग है इस पूरे बॉलीवुड के अंदर, वो बना हुआ है, बरकरार है अभी। बस अभी चेहरे अलग है कि कौन इसे संभालता है, अलग अलग गली गली में कौन दिखता है, सबका एरिया बटा होता है। तो ये एक इसमें है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो 2019 में 11 सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट है, जिसमें द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल्ड बाय DEA, यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक रिपोर्ट पेश करती है जो तकरीबन 2000 करोड़ का ड्रग स्कैंडल का केस था, जिसमें दाऊद का खास आदमी विकी गोस्वामी के बारे में कहा जाता है। उसको आरोपी बनाया जाता है। और विकी गोस्वामी कौन है? ये पहले की जो एक्टर ममता कुलकर्णी, उनके पतिदेव है। और दूसरा नाम है अली पंजानी, अली पंजानी। ये कीम शर्मा के पति है, ये एक्स पति है। अब सोचिए, ये भी पूरा बॉलीवुड कनेक्शन है, और ऊपर से दाऊद के खास आदमी हैं ऊपर, और साथ में तकरीबन 2-3 हजार करोड़ का पूरा ही ड्रग स्कैंडल होता है। एक फार्मा कंपनी के साथ मिलकर ये ड्रग स्कैंडल होता है। और जो ये इंडियन एजेंसी रिपोर्ट नहीं कर रही है, ये यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट बता रही है ये बात। और जिस समय इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था, यानी सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर पे मरे हुए पाए गए थे, उसके और अब तक पूरी जांच चल रही है। और उसी दौरान 10 अगस्त 2020 को DRI एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ती है। इसके बारे में काफी लोग शायद अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये इलीगल तरीके से एक कंसाइनमेंट नवी मुंबई के पोर्ट पे पहुंचा था। और ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट था, जिसे प्लास्टिक पाइप्स में छुपाकर ड्रग्स को लाया गया था। इसकी कुल कीमत, जो आंकड़ा बताया गया, वो तकरीबन 1000 करोड़ का ये कंसाइनमेंट था। अब सोचिए, ये ऐसे ड्रग्स पहुंचते हैं और अलग अलग रूट से बॉलीवुड तक जाते हैं, टॉलीवुड जाते हैं, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री तक जाते हैं, और हो सकता है कि और फ्रेटर्निटी को भी जाते हैं। तो ड्रग्स का पूरा माफिया का डेन मुंबई बन चुका है। मुंबई का एडजॉइनिंग एरियाज बन चुका है, नवी मुंबई या फिर पालघर, या फिर कई और भी जगह है जहां से ड्रग्स सप्लाई होते हैं। अब रहा PPP वाला जो मॉडल है, जो जिसके बारे में कह रहा था, यानी पेडलर्स, पॉलिटिशियंस और पुलिस। इस मॉडल के बगैर कोई भी धंधा मुंबई में नहीं होता है। पुलिस जहां ये कहती है कि पुलिस एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई पुलिस की,
नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के छोटे से लेके बड़े अधिकारी, डीआरआई के अधिकारी, कस्टम्स के अधिकारी जो एयरपोर्ट पे भी है और पोर्ट्स पे भी मौजूद होते हैं, इन सभी लोगों के नाक के नीचे से गुजरकर ड्रग्स आपके दरवाजे पे पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? बड़ा आसान नहीं है, इनको भी खिला पिला के पहुंचता है, क्योंकि पेडलर्स पॉलिटिशियंस के भरोसे हैं, पेडलर्स पुलिस के भरोसे हैं, पुलिस पॉलिटिशियंस के भरोसे हैं। ये पूरा एक सर्कल है, एक चेन है पूरा। यानी इन तीनों के बगैर ड्रग्स आप तक पहुंच जाते हैं। पुलिस अपनी आंख बंद कर देती है, अगर यानी कहीं अगर बता भी देती कि इतने हमने सर्चेस किए हैं, उसके बाद हमने कई 100 ग्राम 200 ग्राम या फिर 1 किलो ड्रग्स पकड़े हैं, लेकिन असली क्वांटिटी कितनी पकड़ी है कई बार ऐसा होता है कि सही क्वांटिटी पता नहीं चलती है। पॉलिटिशियंस इसे पूरा कंट्रोल करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि पुलिस पॉलिटिशियंस की सुनती है और पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट नहीं जा सकती। यदि ड्रग्स सिंडिकेशन के साथ पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ है तो पुलिस को कंट्रोल कर लेता है, और उसके बाद पुलिस पेडलर्स को कंट्रोल करती है, और पेडलर्स इन जैसे यानी रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों को निशाना साधते हुए उन तक ड्रग्स पहुंच जाते हैं, और जो अपनी मजबूरी के मारे या फिर अपनी लालच के मारे या जो भी उनके रीजंस होंगे उसके जरिए ये फिर बड़े ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर, सभी लिस्टर्स के पास ये ड्रग्स पहुंच जाते हैं। अब इसमें बात ये उठती है कि हम जिन्हें रोल मॉडल बना के अपने सर पे बिठाते हैं, यानी आज किसी भी चैनल में आप कोई भी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स ओपन करें तो आपको कोई ना कोई कॉर्पोरेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स दिखाई देंगे। कभी कभी अमिताभ बच्चन होंगे, कभी अक्षय कुमार होंगे, कभी शाहरुख खान होंगे, कभी XYZ सभी बंदे होंगे। करोड़ों रुपए लेते हैं हर एक एडवर्टाइजमेंट्स के। ये पैसा किसका होता है? उस विज्ञापन को देखने के बाद हमारे अंदर भी भावनाएं जाग उठती है। हम कोई उत्पाद ले लेते हैं या फिर कोई खरीदारी करते हैं, हम भी अपना पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम उनके से दिखना शुरू करते हैं, कपड़े लेते हैं या फिर अपनी स्टाइल हम चेंज कर देते हैं, तो हम एक रोल मॉडल उनको बनाते हैं। लेकिन इन रोल मॉडल की असलियत क्या है? मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई इसमें हो सकते हैं कि ड्रग्स नहीं लेते हैं, लेकिन जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, अगर देखा जाए, जो ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड एंडोर्सिंग करते हैं, तो क्या इनको अधिकार है ब्रांड एंडोर्सिंग करने का? क्या कॉर्पोरेट कंपनीज इन्हें पैसा देना चाहिए? और कॉर्पोरेट कंपनीज को अगर पता है कि ये शख्स जो चेहरा है, इसके ऊपर आरोप लगे हैं और ये ड्रग्स लेता है या ड्रग्स एडिक्ट है ये, तो भी उनको क्यों एंडोर्स करते हैं? वो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर सब कुछ पैसा ही होता है? तो कुछ ऐसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या वो फॉलो किया जाता है, नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है ये। लेकिन हम आम आदमी, हम कॉमन मैन जब इन लोगों को देखते हैं और हमारे आंखों के सामने ये बहुत शानो शौकत से जीते हैं हमारे पैसे से, क्योंकि हम फिल्में देखने जाते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारे पैसे से होता है, फिर उनकी फीस उनको मिलती है, फिर ये तमाम जो चीज़ें जो हमारे पैसे से होती है, और उनको जब ये हालत में देखते हैं कि ये ड्रग एडिक्ट्स हैं और ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके ड्रग एडिक्शन के कारण, प्रोक्योरमेंट के कारण, खरीदारी के कारण एक तो माहौल खराब हो रहा है, समाज में एक बहुत ही गंदगी फैल रही है, और साथ में आप अंडरवर्ल्ड और तमाम जो इलीगल जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट आप कर रहे हैं। तो ये किस तरह का एक समाज हमारा बनता जा रहा है? ये एक सवाल जरूर उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बहुत ही मल्टी करोड़ बिजनेस है ड्रग्स सिंडिकेशन का, जो भारत में पूरी तरह फैला हुआ है। इसमें सभी लोग शामिल हैं, बल्कि कस्टम से लेके, पुलिस से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, पेडलर्स तो अपना कमीशन तो लेते ही है, और अच्छे खासे कमीशन कट पे ये सब लोग टिके हुए हैं, अपना पैसा कमाते हैं। पेडलर्स अपना कमीशन खाता है, पॉलिटिशियन अपना पैसा खाता है, पुलिस तो जाहिर सी बात है पैसे लिए बगैर तो कोई चीज़ इलीगल को लीगल तो करेगी नहीं, और कस्टम्स अपनी आंखें बंद तो करने के लिए भी तो पैसे लेगी। एयरपोर्ट पे आंखें बंद करना है उनको, पोर्ट पे भी आंखें बंद करना है। तो ये तमाम पूरे एक सिंडिकेशन बना हुआ है, और उसका जो खामियाजा ये है जो अभी हम पिछले 2 महीनों से लगातार देख रहे हैं। एक तो कि भाई जो ड्रग्स लेता है उसका क्या हाल होता है, और ड्रग्स लेने के बाद उसके परिवार का क्या हाल होता है, और उसके बाद जो केस सामने आता है उसके बाद देश का क्या हाल होता है, ये अब इस आपके सामने है। मैं वीरेंद्र सिंह गुनावत। आपको ये अगर शो ठीक लगा, अच्छा लगा, बेहतर लगा,
या नहीं लगा तो भी आप इसे शेयर करें एंड मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।